हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सोशल साइंस एक्सप्रेस। आज हम आपके साथ सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जो फेडरलिज्म है, इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है आपको इससे लाभ मिलेगा। फेडरलिज्म इट मीन्स इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यानी कि एक प्रकार की गवर्नमेंट की पद्धति है, ये प्रक्रिया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट या अन्य कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में पावर का डिवीज़न कर दिया जाता है, शक्ति का विभाजन किया जाता है। यानी कि कार्य करने के क्षेत्र का विभाजन किया जाता है। इसका फीचर होता है, आपके बुक में एनसीईआरटी बेस्ड ये टॉपिक लिया गया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये फेडरलिज्म है। इसका प्रमुख फीचर है कि फेडरलिज्म में 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर। ईच गवर्नमेंट एंजॉय इंडिपेंडेंट पावर, और प्रत्येक गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर है, अपनी अपनी शक्ति है, कार्य करने के अपने अपने क्षेत्र हैं, इनकम के अपने अपने स्रोत हैं। In unitary system, either one level of government is there or sub-units which are subordinate to the central government. लेकिन देखिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस यही है कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ होता है, एक ही तरह की गवर्नमेंट, एक ही लेवल की गवर्नमेंट वहाँ पाई जाती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ होता है और उसके सभी सबऑर्डिनेट होते हैं, सहयोगी होते हैं। The federal system has dual objectives, that is to safeguard and promote unity of the country and also to accommodate regional diversity. भारत जैसे देश में रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसको बना कर रखना और देश को यूनाइट करके रखना फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा योगदान है इसमें। एन Ideal federal system of government must have mutual trust and agreement to live together. Supremacy of the judiciary over other 2 organs of the government. इसमें क्या होता है, दूसरा फीचर यह है कि जुडिशरी की सुपरमेसी होती है। जुडिशरी को सर्वश्रेष्ठ रखा गया यहाँ पर, ताकि किसी भी तरह की डिस्प्यूट हो या कोई पावर का अनावश्यक इस्तेमाल करे, मिसयूज करे, तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो जुडिशरी को सुपरमेसी दी गई है ना, सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी ओवर अदर 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। एंड ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुडिक्शंस इन अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे कितने भी लेवल का गवर्नमेंट हो, देश की जनता सेम है और उसी जनता पर दोनों तरह की, तीनों तरह की, जितनी तरह की गवर्नमेंट है वो सब राज करती है। तो उनके काम करने के तरीके, काम करने, टैक्सेशन के एरियाज, ये सारे स्पेसिफाइड रहते हैं पहले से ही। एडमिनिस्ट्रेशंस उसके क्या होंगे, ये सब पहले से कन्फर्म रहता है ना। सोर्स ऑफ इनकम और रेवेन्यू ऑफ फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फिनेंशियल ऑटोनॉमी। एक दूसरे की निर्भरता किसी पर नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए, अब फेडरलिज्म को 2 तरह से बांटा गया है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन इससे आया करता था, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना ही बनना है। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी they can increase their security and economic resources। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है, ताकि उनका रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स सिक्योर हो सके, उसका इकोनॉमिक रिसोर्स स्ट्रॉन्ग हो सके और उनकी आपस की सिक्योरिटी भी बनी रहे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, यहाँ वर्ड दिया है ऑन देयर ओन, to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security
and economic resources. All constituent states usually have equal power and are as strong as central government. इसमें सभी का पावर बराबर होता है। जितने स्टेट आकर के यूनाइट हुआ है, जितने स्टेट मिल करके एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के सामने आया है, वो सबको समान अधिकार दिया जाता है, समान पावर होता है। और कितना पावर होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर ही पावर होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जो एग्जाम में अक्सर आता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हो सकता है आपको पूछ देगा 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा कमिंग टुगेदर फेडरेशंस नहीं है। तो जो एनसीईआरटी में देश का नाम 3 नाम दिया है उसको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको रट लीजिए इसको। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एक एग्जाम्पल है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? बड़ी देश, इंडिया जैसे बड़ा देश है, तो यहाँ पर इतने बड़े देश को एक यूनिट के द्वारा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या किया गया? विभिन्न राज्यों में 28-29 राज्यों में हमारे देश को बांट दिया गया और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इसको डिवाइड कर दिया गया ताकि उस एरिया पर कंट्रोल कर पाना और उसको गवर्न कर पाना देश के लिए, सरकार के लिए बहुत आसान हो गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू स्टेट्स। इस व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा शक्तिशाली है। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसका कुछ उदाहरण है। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? अब देखिए फीचर मैंने फेडरलिज्म का जान गया और कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर के बारे में आप जान गए। अब आपको गेस करना है कि कौन ऐसे गुण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा फीचर है जिसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो, आप इंश्योर कर सकते हो कि इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है। तो देखिए बहुत सारा इसमें इसका जो फीचर है अपने इंडिया से मैच करता है। जैसे द कंस्टिट्यूएंट डिमार्केट द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी कि हमारे देश में बहुत सारे लिस्ट दिए गए हैं, वर्क दिए गए हैं जिसके आधार पर वर्क किया जाता है। इसमें 3 लिस्ट मुख्य है, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, और एक 4th है सब्सिडियरी लिस्ट जो बाद में पढ़ेंगे अभी हम, है ना। इसमें क्या बताया गया है कि चूँकि हमारा देश एक से अधिक टायर ऑफ गवर्नमेंट है रखता है, यानी कि अपने देश में एक से अधिक लेवल की गवर्नमेंट है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया एक फेडरल कंट्री है। क्योंकि पहला फीचर ये था। पहला फीचर क्या है? इट्स हैज़ 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये इसमें प्रोसेस है, इंडिया प्रोसेस करता है। इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर, यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। देखिए इसमें लिस्ट जो दिया गया है, जो सब्जेक्ट दिया गया है इसके अंतर्गत, उसमें प्रत्येक राज्य का या केंद्र सरकार का या दोनों की भागीदारी से वर्क करने की एरिया को बताया गया है। सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यूनियन लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट को लिया गया है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस की सब्जेक्ट हो, राष्ट्रीय स्तर की मुद्दा हो, उस पर सरकार काम करती है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट एंड इट हैज़ 97 सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट में देखिए कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट लग रहा है। इसमें बताया गया है कि 97 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में रखा गया है, जिसका कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राम्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारे काम, इस सब पर जो काम करती है, इस सब पर जो लॉ बनाती है सरकार, वो यूनियन सरकार, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। देन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। इसमें वैसे सब्जेक्ट को रखा गया, वैसे इम्पोर्टेंस मुद्दे को रखे गए हैं जो स्टेट लेवल का हो या लोकल लेवल का है। स्टेट गवर्नमेंट कैन पास द लॉ, इसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट ही अपनी लॉ बनाती है, कानून पास करती है और इस पर अमल करती है। एंड इट हैज़ 66 सब्जेक्ट्स, इट हैज़ 66 सब्जेक्ट्स। पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे इसके सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं।
कंकरेंट लिस्ट कुछ ऐसे लिस्ट है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिस पर दोनों को काम करने की जरूरत है। कंप्राइजेज द सब्जेक्ट विच आर ऑफ कॉमन कंसर्न बोथ टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ कंकरेंट लिस्ट कंप्राइजेज द सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन कंसर्न both to the center and the state governments. Boot camp frame law, यहाँ मिसप्रिंटिंग है, both can frame law, यहाँ होगा both can frame law। इट मीन्स दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पर काम करते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, इसका थोड़ा प्लीज इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आपको नज़रअंदाज कीजिएगा, इसमें आप सुधार कर सकते हैं। बोथ कैन फ्रेम लॉ बट सेंट्रल लॉ वुड बी इफेक्टिव। अगर किसी मद में, किसी मुद्दे पर, किसी सब्जेक्ट पर दोनों की मतभेद हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिक महत्व दिया जाएगा। इट हैज़ 47 स्टेट सब्जेक्ट्स, इट हैज़ 47 सब्जेक्ट्स। कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट रखा गया है, जिसमें क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर्स आता है, मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, फॉरेस्ट, ये सारी लिस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट के हैं। अब देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सामने आया है और आज की डेट में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस मैटर पे बात करना। तो ऐसे मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। इसको बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट, रेजिडुअरी लिस्ट है ना। मैटर व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ द पावर। ये 3 डिवीजन जो आपने देखा, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, इसमें ये सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया। इसके बाहर के सब्जेक्ट जितने हैं सभी इसके अंतर्गत आते हैं। केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, ये सारे सब्जेक्ट तब सामने लाए गए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, केवल यूनियन गवर्नमेंट इस पर सरकार, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, केंद्रीय सरकार ही इस पर लॉ बना सकती है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने एक रखा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ओके चलिए अब आगे टॉपिक अपना है हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स मुझे बने जिसको मैं आपसे अवगत कराता हूँ। ये जानना जरूरी है ताकि आप इसमें बढ़िया से कर सकें। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस determines the extent of the sharing of power between union and the state government, and it is the basic structure of constitution. Any change it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority। एकदम ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी तरह की जो व्यवस्था है उसमें चेंज करना है, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं फेडरलिज्म में, तो उसके लिए क्या करना है, एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ हाउसेज, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट विथ एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी। तो 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करना जरूरी है। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। जितना स्टेट है उसमें से आधी संख्या में कम से कम उसको पारित होना जरूरी है, तब कहीं जाकर कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार या जो कुछ है उसमें सुधार कर पाना, इस व्यवस्था में संशोधन होगा। जुडिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट लॉ इन द ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स। जुडिशरी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है ताकि ये देखा जा सके किसी का फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्णित है व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुसार सरकार चलाई जा रही है या नहीं। नाउ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। तब ऐसी व्यवस्था में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही डिसीजन लेने की इजाज़त है। नाउ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए समझिए, अपने संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है।
आप नहीं कह सकते हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। आप जानते हैं हमारा नेशनल एंथम क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल बर्ड्स क्या है, टाइगर्स एनिमल क्या है, टाइगर वगैरह ये सब वर्णित किया गया। बट आप कहीं नहीं पढ़े होंगे कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, क्या है, वर्णित नहीं है। इसका कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया है। सो यहाँ क्या बता रहा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। हिंदी एंड इंग्लिश वर आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, that is the official language only. हिंदी एंड इंग्लिश वर द आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया था। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। यानी कि भाषा के आधार पर अगर राज्य का विभाजन करते हैं तो क्या होता, पावर का डिवीजन करते हैं तो लोकल पीपल को उस एरिया का सबसे अच्छा जानकारी होता है, किस तरह का विकास करना है, किस तरह के जनता के लिए सुविधाएं देना है, तो वो रिसोर्स को जुटा पाते हैं और रिसोर्स का सही उपयोग कर पाते हैं। इसलिए लिंग्विस्टिक आधार पर राज्य का एक क्षेत्र, एक भाषा एक क्षेत्र जैसे नारा के साथ इसको अडॉप्ट किया गया था। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, इथनिसिटी और जियोग्राफी। इथनिसिटी मतलब होता है सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजन, जैसे जाति के आधार पर विभाजन है, धर्म के आधार पर विभाजन है ना, इसके आधार पर भी, कल्चर के आधार पर भी, या ज्योग्राफिकल रीजन के आधार पर भी हमने विभाजन किया, राज्य का निर्माण किया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज and there are 22 scheduled language in India, Indian constitutions। इसका मतलब ये है कि हमारे भारतीय संविधान में 22 लैंग्वेज को शेड्यूल्ड किया गया है, यानी कि लिस्टेड किया गया है, जिसमें आप कार्यवाही कर सकते हैं, आप अपना एग्जाम भी इतने भाषा में दे सकते हैं। हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर मैं रिपीट करता हूँ, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, विकेंद्रीकरण, जिसे बोलते हैं आप विकेंद्रीकृत करना, विकेंद्रीकरण करना। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए, अभी तक मैंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात की थी, ऊपर डिफरेंट लिस्ट भी मैंने पढ़ा था। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, नई व्यवस्था आएगी, पंचायती राज। इसमें क्या किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ पावर को, है ना, कुछ पावर को लेकर लोकल गवर्नमेंट को छोटी छोटी इकाइयों में, जैसे म्यूनसिपैलिटीज और पंचायती राज, इस सब को कुछ पावर दे दिया गया है, कुछ काम बांट दिया गया है, जिससे विकास के कार्य और अच्छे से हो सके। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट and given to the local government, it is called the decentralization. Decentralization was done so that a large number of problems could be settled at a local level. Decentralization was done so that a large number of problems could be settled at local level. Local government include panchayats in village and municipalities in urban areas. शहरी क्षेत्र में नगर पालिका निगम या नगर निगम होता है, और लोकल क्षेत्रों में पंचायत होता है। इट्स इलेक्शन इज कैरीड आउट बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। इनका जो निकाय का जो इलेक्शन है, ये कौन हेल्ड करता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर इसका रेगुलरली इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायती राज। ग्रामीण क्षेत्रों की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं पंचायती राज, पंचायती राज बोलते हैं हम। इज विलेज, इट इज अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज हैज अ ग्राम पंचायत व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, पंच एंड प्रेसिडेंट, जिसे सरपंच बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, इनके बना होता है ये पंचायत। पंचायत वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा।
एंड फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति। ये सब जानना है आपको। पंचायत समिति, ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा, और ग्राम सभा में ग्राम के सारे सदस्य जो 18 साल से ऊपर के हैं या 18 साल के हैं उसके मेंबर होते हैं, ये सब जान लीजिए। नाउ जिला परिषद, ऑल द पंचायत समिति इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद, है ना, जिला परिषद। सारे पंचायत समिति मिलकर आपस में एक संगठन बनाते हैं जो जिला परिषद कहलाएगा। द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद इज पॉलिटिकल हेड, उस एरिया का पॉलिटिकल हेड होता है। ना म्यूनिसिपैलिटीज, ये नगर पालिका निगम क्या है, इट इज सेटअप इन टाउन्स। पंचायत होता है अपना ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में म्यूनिसिपैलिटीज होता है। इन द बिग सिटीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर सेटअप, बड़े शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है एंड म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। एंड इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द हेड इज नोन एज मेयर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो सबसे बड़े उपाधि पे होते हैं, जो हेड होते हैं, उसको मेयर बोला जाता है। पंचायत में सरपंच बोला जाता है, पंच है ना, सरपंच बोला जाता है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट इवन नाउ। लेकिन आज की डेट में भी ऐसा देखा गया है, अभी तक जो सरकार के काम है उसके आधार पर उन्होंने अपना जो बंटवारा है, पावर का बंटवारा या अपने रिसोर्स का जो विभाजन है, लोकल गवर्नमेंट कभी भी फुल्ली नहीं दे पाया है, जिस कारण से इनका काम करने का तरीका में थोड़ा गति नहीं आ पाया है। चलिए, ये आपका टॉपिक था फेडरलिज्म पर। आप हमसे बने रहिए, उम्मीद है मैं आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाने में हेल्प करूंगा। अभी केवल टॉपिक ही आपका कंप्लीट कर रहा हूं। आने वाले समय में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाते हुए आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।